अभी अभी यमन में इजराइल का हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है। हौदे हदा में के पास इजराइल की बमबारी हुई है। इजराइल ने आज सुबह 4 एयर स्ट्राइक किए, 4 एयर स्ट्राइक। एक हफ्ते में दूसरी बार हौदे हदा निशाने पर रहा। इजरायली हमले से यमन में भारी नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया है और यमन में भारी नुकसान की खबरें हैं। 4 एक साथ एयर स्ट्राइक की गई। और इधर इजराइल पर गाजा से रॉकेट हमले। जी, इजराइल ने नाकाम किए सभी रॉकेट अटैक। एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 रॉकेट को मार गिराया, ये जानकारी सामने आ रही। तो लगातार इजराइल के अंदर रॉकेट से हमले की कोशिश, नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हालांकि बार बार इजराइल का दावा यही रहता है कि उनके जो डिफेंस सिस्टम है, उनका जो आयरन डोम है, उसकी वजह से रॉकेट के ये हमले नाकाम कर दिए जाते। एक बार फिर से 3 रॉकेट मार गिराने का दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के मिसगांव में भीषण मिसाइल अटैक हुआ है। लेबनान से इजराइल पर दागी गई मिसाइल हमले के बाद कई इलाकों में आग लग गई है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के लगातार हमले हो रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह के लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल पर ये हमले हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड जी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी। तो सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप ताज़ा युद्ध भूमि से लौट कर आए हैं और आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि ये जो युद्ध हो रहा है हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, इसमें आपको इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? क्या वाकई हिजबुल्लाह इस कदर हावी हो रहा है इजराइल पर कि इजराइल अगर जो रिटेलिएट करेगा वो बड़े हमले के तौर पर करेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर नेतन्याहू की बात कर रहे हैं तो अमेरिका जाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लगातार अपने सपोर्ट को इनहांस करना जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिया जा रहा है, और दूसरा ये परमिशन देना कि वो अब नए फ्रंट पे, हिजबुल्लाह के फ्रंट पर ऑपरेशन चला जाए। हालांकि वो ऑपरेशन बहुत कैलकुलेटिव या बहुत लिमिटेड लोकेशन पे होंगे या लिमिटेड एरिया के अंदर होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप और हम जब बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने हूथियों के खिलाफ बड़े 2 ऑपरेशन चलाए हैं। खासतौर पर 6 जगहों पर उनके अटैक किए गए और खासतौर पर 3 बड़े जो नेवल ड्रोन्स हैं उनको मार गिराने का यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के कई इलाकों में कल से 24 घंटे से लगातार इजराइल के कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं। इजराइल कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जो 5 किलोमीटर का दायरा है जिसको हिजबुल्लाह ये कहता है कि उसने उस इलाकों से जो गांव है वो खाली करा लिया है और इनको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तब्दील कर दिया है, उन इलाकों के बियॉन्ड भी जाकर एयर स्ट्राइक्स की जाए। क्योंकि अब इजराइल को ये लगने लगा है कि अब ये जो कमांडर्स हैं, ये जो उनके OGW टाइप के जो लोग हैं, वो लगातार उन जगहों पर जाकर बैठ गए हैं जो 5 किलोमीटर के दायरे के पीछे हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल लगातार अब कोशिश कर रहा है कि कम से कम ऐसे एरियाज को बनाया जाए, ग्रे एरियाज को, जहां से उसकी तरफ आने वाले अटैक्स को निष्क्रिय किया जा सके और इन अटैक्स को कम किया जा सके। अभी इजराइल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। लगातार उसके पास जो नए मिसाइल सिस्टम आ गए हैं, नए जो आप कह सकते हैं जो मिसाइल्स आ गए हैं, वो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा खतरा, जिसको लगातार हैंडल करने के लिए लगातार इजराइल ज्यादा से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स इन इलाकों में कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट दे दें। 24 घंटे बाद इजराइल लेबनान में भीषण युद्ध की बात कही जा रही है। लेबनान में बड़े हमले कर सकता है इजराइल। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद फैसला आज ही अमेरिका से वापस लौट रहे हैं नेतन्याहू की मुहर के बाद लेबनान में बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। तो ये 24 घंटे बेहद ही अहम साबित होने वाले हैं नेतन्याहू के लौटने के बाद से। तो क्या 24 घंटे बाद महाविनाश होने वाला है? आइए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि वो 5 संकेत क्या मिल रहे हैं इस युद्ध से जुड़े हुए। पहला बड़ा संकेत देखिए, इजराइल और लेबनान में भीषण युद्ध की पूरी आशंका, ये पहला बड़ा संकेत। दूसरी बड़ी बात, लेबनान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है इजराइल जैसे ही नेतन्याहू का मुहर लगती है।
तीसरी बड़ी बात, तीसरा बड़ा संकेत लेबनान पर हमले के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिला है। यह भी कहा जा रहा है कि यह अपने आप में एक इंडिकेटर है। नेतन्याहू, बाइडेन, ट्रंप, कमला हैरिस से मिल चुके हैं, मुलाकात बड़े नेताओं से। यह पांचवा बड़ा संकेत, हिजबुल्लाह के हमलों का विध्वंसक जवाब देगा इजरायल। तो ये सारे संकेत हैं। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वॉर में और बड़े इन्वेजन की तैयारी कोई इमोशनल फैसला नहीं होता है, कोई ऐसा फैसला नहीं होता है कि कोई बड़ा नेता ब्लाइंड होकर हमले शुरू कर दे। बहुत कैलकुलेट करके, बहुत गणित लगा के, बहुत सपोर्ट जुटा के ऐसे बड़े फैसले होते हैं। क्या नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर वही सपोर्ट, वही कैलकुलेशन और वही स्ट्रैटेजी बनाई है, या फिर कुछ और भी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो नेतन्याहू 7 अक्टूबर के बाद लगातार कह रहे थे कि हमास का खात्मा करना है, हमास का खात्मा करना है, अमेरिका जाकर उन्होंने अपने टारगेट को बहुत बड़ा कर लिया कि अब ईरान से बदला लेना है, ईरान को मिटाना है। और अमेरिकी संसद हो या फिर अमेरिकी नेताओं से मुलाकात में उन्होंने लगातार ईरान पर फोकस रखा। अब इजराइल ईरान पर तो वॉर करेगा नहीं, तो बीच का रास्ता क्या? और बड़े नेता बने रहने के लिए जरूरी है कि आप कुर्सी पर बने रहें। नेतन्याहू को यह पता है कि जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए नेतन्याहू को एक जंग चाहिए। अमेरिका गाजा में अब और जंग नहीं चाहता है, इसीलिए नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए लेबनान पर अटैक सबसे मुफीद साबित होगा, जहां पर कि अमेरिका को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए नेतन्याहू जब लौटकर अमेरिका से आ रहे हैं तो अपनी पूरी ताकत अब वो लेबनान में लगाएंगे। लेबनान की सीमा को क्रॉस करके हिजबुल्लाह पर अटैक करेंगे। जब तक लेबनान के पीछे बाकी देश एकजुट हों तब तक उन्हें एक वक्त मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यही इजराइल की और खास करके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगले 24 घंटे 48 घंटे बेहद भारी होने वाले हैं। तो अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीजी द्विवेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई, क्योंकि अभी तक तो हिजबुल्लाह ही सीन में था, लेकिन अब हूती भी पिक्चर में आ गया है, तो इजराइल कैसे स्ट्रैटेजी रचेगा अपने जो दुश्मन है उस पर हमला करने की? देखो निधि, आपने अभी बताया कि क्या संकेत मिल रहे हैं कि ये युद्ध और भड़केगा। देखो, जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसके लक्ष्य होते हैं कि क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आप जब 7 अक्टूबर को हमास का जो हमला हुआ था इजराइल पर, तो उन्होंने अपना स्पष्ट किया था 2 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बंदियों को छुड़ाना और दूसरा जितने भी आतंकी गुट हैं उनका विनाश करना। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव। अभी स्ट्रेटेजी क्या बनी है कि देखो, इजराइल को अभी 3 तरफा जो उनके ऊपर 3 तरफ से उन पर संकट है। वो लड़ी रही है गाजा में हमास के साथ, पर सबसे जो बड़ा संकट है वो है लेबनान की तरफ से, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ये एक बहुत ताकतवर संगठन है। और अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इजराइल काफी चकित हो गया कि उनकी ताकत कितनी बड़ी है। तकरीबन 1 लाख लड़ाकू हैं, 1.5 लाख के करीब मिसाइल्स हैं और पूरी सपोर्ट उनको ईरान से मिल रही है। तो तीसरा जो तरफ है वो हूती है जो यमन के अंदर है। तो मेरा ख्याल है जो अमेरिका लौटने के बाद जो नेतन्याहू साहब की स्ट्रेटेजी होगी, सबसे पहले लेबनान पर हमला किया जाए और ये जो 5 किलोमीटर का वॉर जोन बना है इसके वो पार करेंगे, ताकि जितनी भी बेसेस हैं इसकी हिजबुल्लाह की, उनको टारगेट निशाना बनाया जाए। साथ ही साथ हूती पर अटैक जारी रहेगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट सपोर्ट मिला ईरान से। इसमें अमेरिका भी उनकी मदद करेगा। और तीसरी जो अहम बात यह है कि नेतन्याहू पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि कमला हैरिस ने बताया कि अभी टाइम है युद्ध को समाप्त करने का। तो उनकी ये कोशिश होगी कि अगले कुछ दिनों में जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे, क्योंकि किसी न किसी समय पर युद्ध विराम तो होना ही है। तो अभी अगले कुछ दिनों में युद्ध बहुत भड़केगा। और मैं बताना चाहता हूं कि लेबनान के बिल्कुल सर। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस अमेरिका से नेतन्याहू लौटे हैं वहां युद्ध को रोकना चुनाव का बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने इसको ऐलान किया है कि हम वॉर को रोकेंगे। तो अब जब वॉर चल रही है और अगर वहां सरकार बदलती है तो क्या वाकई भी उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? हम आगे इस पर बातचीत करेंगे। और देखिए, हिजबुल्लाह पर इजरायल का बारूदी प्रहार जारी है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। आधी रात में भी आईडीएफ के विमानों ने गिराए हैं बम। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है।
और वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली वायु सेना का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की मिसाइल ब्रिगेड ने पलटवार किया है। हमले में बाल बाल बचा इजरायली फाइटर जेट। على اقل من متر انت بتشوفها هيك نمطت تعال اسمعوا صوتك और इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। जी अमेरिका में नेतन्याहू के ईरान पर आरोप के बाद टेंशन बढ़ी है। नेतन्याहू ने ईरान को बताया था सबसे बड़ा दुश्मन। 24 घंटे में इजरायल को जवाब दे सकता है ईरान। रविवार को ईरान के नए राष्ट्रपति की ताजपोशी है, यानी कि वहां पर लीडरशिप बदलेगी और उसके बाद शायद कोई बड़ा फैसला भी ईरान की तरफ से हो इस युद्ध को, इस तनाव को देखते हुए। तो इजराइल वर्सेस ईरान, क्या बारूदी घमासान? आइए कुछ और वजह आपको बताते हैं कि क्यों आखिर ये जो सीधा युद्ध इजराइल वर्सेस ईरान दिखाई दे रहा है। पहली बड़ी वजह, अमेरिका में नेतन्याहू ने ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन बताया। दूसरी बड़ी वजह, कुछ घंटों में नए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की ताजपोशी हुई। फिर तीसरी बड़ी खबर, नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान का इजराइल से प्रतिशोध का ऐलान सामने आता है। पेजेश्कियान की एक धमकी, इजराइल को निर्दोषों के कत्ल की सजा देंगे ये कहना। और पांचवी बड़ी वजह, IRGC की धमकी, ईरान से टकराने वाला देश खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्या डायरेक्ट दिखाई दे रहा है साफ साफ। थापर सर, मैं अगर आपके पास आऊं, ये वजह आपको कितनी मुफीद नजर आती हैं कि वाकई यही वजह है और इसीलिए तनातनी बढ़ रही है कि ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह डायरेक्ट एंट्री ले ले? देखिए, ईरान तो सपोर्ट करता ही आया है और उसका जो एक्सेस, जो मैं कहूँ कोर्ट्स में इवल एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, वो हूथी, हिजबुल्लाह और गाजा में जो हमास है, उनके ज़रिए जो कार्रवाई कर रहा है। और जो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी है वो हम सब जानते हैं। ईरान और इजराइल की जो तनातनी है वो हम सब जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ईरान का ये एक मुद्दा रहेगा कि वो डायरेक्ट एक तरीके से अवॉइड करे हॉस्टिलिटीज़, ताकि उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो। रशिया करेक्शन, अमेरिका को कोई मौका ना दे कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो ईरान के साथ। और ईरान में अभी एक नया सरबराह भी आए हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा इससे पहले कि सिचुएशन को समझें और आगे का रास्ता दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, लीडरशिप बदलेगी इसलिए कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू ने अमेरिका में ईरान को एक तरीके से संकेत कहिए या डायरेक्ट मैसेज के जरिए ईरान पर आरोप लगाए, ईरान को एक नाम दे दिया है, क्या उसका कोई रिटेलिएशन, उसका रिएक्शन नई लीडरशिप से आएगा ईरान में? यह भी एक सवाल है। और देखिए, यमन पर हमलों के बाद हूती की धमकी, इजरायल की तबाही तक हमले हम करेंगे, 1 या 2 ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहेगी जंग। गाजा पट्टी में हमले बंद होने तक बदला लेंगे। ये देखिए, अब धमकियां तो लगातार आती रही हैं और मुझे लगता है कि इजरायल अब इन धमकियों का आदी हो चुका है। ये दावे आज से नहीं, लगातार हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जो काउंटर एक्शन है हूती विद्रोहियों के खिलाफ, वो हम देख रहे हैं, हम हमास के खिलाफ देख रहे हैं। और हिजबुल्लाह को लेकर बड़े एक्शन की बात तो कही जा रही है कि लौटते ही नेतन्याहू के बड़ा एक्शन हो सकता है। और वहीं यमन में तबाही का नया वीडियो सामने आ गया है। होदेदा पोर्ट पर तबाही का वीडियो आया है। 20 जुलाई को पोर्ट पर अटैक हुआ था और ये वीडियो अब आया है सामने। ये देखिए, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है जैसे यहाँ पर अटैक हुआ। ये पोर्ट की तस्वीरें हैं जहाँ पर सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई जो वहाँ पर मकान थे, डेवलपमेंट एरिया था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। और देखिए, अगली बड़ी ब्रेकिंग, हूती की विनाशकारी मिसाइल का वीडियो सामने आया। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को दिखाई। हूती विद्रोहियों ने हूती की नई मिसाइल का नाम मासिफ बताया जा रहा है। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम है। तो ऐसे हथियारों का एक तरीके से जखीरा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। और हिजबुल्लाह की तो हम बात कर रहे थे, उनके रॉकेट पावर की, लेकिन अब देखिए ये हूती का रॉकेट पावर, नया पावर आसिफ, जिसका नाम 450 किलोमीटर दूरी तक मारने की क्षमता।
तो हूती का ये ऑपरेशन असद है। हूती ने धमकी भी दे दी है मिसाइल हमले की। तो अब सवाल वजह आपको सब बताते हैं। हूती की इजराइल हूती ने एंटी शिप बैलिस्टिक पर हमले की तैयारी की, और वजह क्या है इसकी? हूती ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर दिखाया दुनिया को। हूती की मिसाइल असद के विनाशकारी होने का दावा है। अब रेंज क्या है इसकी देख लीजिए। असद की रेंज 450 किलोमीटर और वॉरहेड क्या है? 380 किलोग्राम ये वॉरहेड है। रेंज और वॉरहेड दोनों हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए खास बात क्या है, ईरान के फतेह मिसाइल की कॉपी है असद मिसाइल। ईरान का जो फतेह मिसाइल है उसी को ही कॉपी किया गया। हूती को असद मिसाइल ईरान से मिलने की संभावना है। ये खास बात बता रहे हैं कि ऑपरेशन असद से जुड़ी हुई क्या है। हूती के जरिए इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। ईरान ये चाहता है कि इसी के साथ बड़े हमले किए जाएं और हूती के जरिए वाया हूती हो। ये तो हूती की तरफ से चाहे दावे जो भी किए जा रहे हो, ये अगली बड़ी खबर आप देखिए किस तरीके से हूती निशाने पर है। अमेरिका का हूती पर बड़ा हमला। अमेरिका ने हूती के 6 ड्रोन नष्ट किए। ड्रोन के निशाने पर थे विदेशी जहाज। अमेरिका ने पहले ही ड्रोन को मार गिराया है। तो हूती के ठिकानों को कैसे लगातार टारगेट किया जा रहा है, और ये हमले खासकर अमेरिका की तरफ से बता रहे हैं कि हूती को लेकर जब भी कोई बड़ा अटैक होगा उसमें अमेरिका की तरफ से भी पूरी भागीदारी होगी। ओपी तिवारी सर, ये सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन हमने रूस और यूक्रेन वॉर में 2 चीजें देखी, एक वॉर इकोसिस्टम और एक सपोर्ट ट्रेल। इसकी वजह से वो युद्ध 3 साल तक खिंच रहा है। इस केस में क्या आप देख पा रहे हैं कि हिजबुल्ला हो, हूती हो या फिर ईरान हो, उनका वॉर इकोसिस्टम और उनका सपोर्ट ट्रेल बहुत लंबा है? यानी हिजबुल्ला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ये मामला रूस चाइना के सपोर्ट लिंक तक जाएगा, और अगर ये युद्ध फुल फ्लेज हुआ, एक बड़ी लड़ाई हुई, तो ये शायद सालों तक चलती रहे। कैसे देखेंगे आप? रवि देखो, ये जो लड़ाई है हिजबुल्ला, हूती और हमास, ये किसी कंट्री के आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको इक्विपमेंट आसान जब मिल जाता है तो ये कन्फ्यूजन और क्रिएट करके, जैसे हूती का मेन जो टारगेट है सी रूट जो है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करना और 1-2 शिप मारना ताकि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे और ये जिंदा रहें। जहाँ तक अभी बता रहे थे कि हूती पर भी यमन में भी अटैक किया गया है। जैसे हूती जो है पूरा यमन रिप्रेजेंट नहीं करता। हूती के खिलाफ सऊदी अरेबिया है। तब इजराइल को जब भी हूती के जो मेन ठिकाने हैं, जहां डिपो हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना है तो इनके लिए आसान है, ये करना पड़ेगा। अब इस तरह का जो इकोसिस्टम जो बात कर रहे हो, ये जो वॉर है, ये तीनों जो है, इवन हिजबुल्ला डजंट रिप्रेजेंट एंटायर लेबनान पूरा उसके साथ नहीं है। अब इजराइल का मेन जो इंटरेस्ट है वो 10 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना, ताकि उसकी टेरिटरी, उसके लोग सुरक्षित रह सके। अब ये जो इनके बहुत पहले इन लोगों का एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुआ था हिजबुल्ला और इजराइल में, उससे डिविएशन 2-4 ओकेजन पर हुआ है। लेकिन इवन देखो हिजबुल्ला की भी अपनी भी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ही वांट्स टू, उसको लीड में रहना है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको लीड में रहना है। सर, मैं सवाल ये इसलिए कर रहा था आपसे कि हिजबुल्ला, हूती या हमास, उनकी जो डेमोन्स्ट्रेटेड पावर है, जो दुनिया को दिखाई देती है, जो गणित हम दिखाते हैं, ये मिसाइलें, इतनी सेना, क्या मामला उससे बियॉन्ड है? इसीलिए मैंने ये पूछा कि मामला सिर्फ वहीं तक है या फिर ये मामला बहुत आगे तक है, जिसका अंदाजा तब लगेगा जब खुलकर लड़ाई हो। रवि, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुल की लड़ाई तो नहीं होगी, बिकॉज जब तक ईरान या कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, इनका कोई डेवलपमेंट नहीं है, R&D नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई फंड कर रहा। अब जैसे मिसाइल की बात करें तो सिर्फ कॉपी है। कॉपी क्या है? वो ईरान की ही मिसाइल आई हुई है जो उनके पास है। तो जब तक ये सप्लाई ईरान करता रहेगा, बिकॉज ये देखो, ईरान इजराइल से डायरेक्टली लड़ नहीं सकता, कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है, उसको जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस से क्रॉस करके अटैक करना पड़ेगा। उसने 300 उसने मिसाइल दागी थी, लेकिन कितना असर पड़ा ये आसान नहीं है। बल्कि इजराइल का एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। इजराइल अगर डायरेक्ट लड़ाई होगी तो ईरान तबाह हो जाएगा। ईरान डायरेक्टली लड़ाई में नहीं आएगा, इनकी वजह से आता रहेगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। सवाल यही है कि असर कितना होगा। मनीष और सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। इजराइल पर हमास ने किए हैं भीषण हमले। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक हुआ है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किया गया है। और एक और अपडेट आपको दे दें, आईडीएफ के काफिले पर हमास का गोरिल्ला अटैक। आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमला। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। तो आईडीएफ के भी ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन।
और इस बीच इजराइल का गाजा में भीषण हमला हुआ है। हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना। आईडीएफ का दावा है कि हमले में मारे गए कई हमास लड़ाके। अगली वॉर ब्रेकिंग फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। गाजा जंग पर नेतन्याहू के सामने ट्रंप का दावा, मैंने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया, यह कहा ट्रंप ने। मैं चुनाव हारा तो मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग तय। और ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात मिडिल ईस्ट में क्या विनाश लेकर आएगी? आपको बताते हैं ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हैं और इस बीच मैं अगर हार गया इन चुनावों में तो दुनिया मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग देखेगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। शायद तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है मिडिल ईस्ट के जरिए। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई है। और ट्रंप ने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। 2020 में मेरी जीत होती तो हमास का हमला नहीं होता, यह ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। खास बात है क्या है, ट्रंप ने इशारे में बाइडेन कमला हैरिस पर निशाना साधा, इंडिकेट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को चलाने वाले लोग सक्षम नहीं है, अक्षम है। जी हाँ, तो सुमित के पास चलते हैं और सुमित हमें और डिटेल में बताएंगे। सुमित, ये जो गठजोड़ बन रहा है कि नेतन्याहू जा रहे हैं अमेरिका, फिर उसके बाद वो, और अब अमेरिका में भी चुनाव होने हैं, अमेरिका भी इस अभी कंफ्यूजन वाले स्टेट पे है कि कोई बहुत डिसाइसिव फैसला नहीं ले लेगा। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? ट्रंप एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं इसके जरिए कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा अगर मैं हार गया तो। देखिए, बिल्कुल ट्रंप अपनी बात को जाहिर करने के लिए, अपने दावों को मजबूत करने के लिए ऐसी बातें जरूर कहेंगे। लेकिन आप हमेशा समझिए कि अगर सरकार बदले या कोई सरकार आए, अमेरिका की जो या पेंटागन की जो पॉलिसीज है खासतौर पे इजराइल को लेकर या मिडिल ईस्ट को लेकर, वो कोई स्मॉल पॉलिसीज नहीं होती, वो लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज होती है। लंबे समय तक उन पॉलिसीज पे काम किया जाता है और वो कभी बदलती नहीं है। आप उनके स्ट्रैटेजिक को देखें तो उन पॉलिसीज के अंदर बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। अभी इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? इजराइल के लिए जब 7 अक्टूबर की बात की जाए तो अब 7 अक्टूबर को उनके लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे क्लोज खतरा था हमास, जो 10 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब इन सभी प्रॉक्सीज में सबसे मजबूत जो खतरा उनके लिए बन गया है वो बन गया है हिजबुल्ला। और हिजबुल्ला इसलिए क्योंकि ईरान अगर सामने नहीं भी आया तो हिजबुल्ला को ही सबसे ज्यादा आगे करेगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत इस समय हिजबुल्ला है। तो निश्चित तौर पर अगर हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन चलाने हैं, अगर हूती के खिलाफ ऑपरेशन चलाने हैं, तो अमेरिका का सपोर्ट और ज्यादा चाहिए होगा, एक कदम और आगे चाहिए होगा, क्योंकि अब इजराइल की जरूरतें बढ़ रही हैं। इजराइल 10 महीने से ज्यादा वॉर सीन में है और अभी लंबे समय तक अगर उसे ऐसे प्रॉक्सी से लड़ना है तो निश्चित तौर पर उसको सामान से ज्यादा एक बड़ी लड़ाई के पहले ही इजराइल एक लंबी जंग तो लड़ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसका प्रभाव भी आगे हो सकता है अगर ये युद्ध और बढ़ा तो। और देखिए, राफा में इजरायली एयरफोर्स का हमला, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 बंदूकधारियों पर किया ड्रोन हमला और हमले में 4 संदिग्ध लोगों की मौत हुई है, आईडीएफ के सोर्सेज बता रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आईडीएफ ने गाजा के घर पर हमला किया है, घर पर अटैक किया है। मिसाइल से किया गया है यह हमला। घर में हमास लड़ाके के छिपे होने की दरअसल खबर मिली थी और यहीं पर ही अटैक किया गया। देखिए कितना बड़ा अटैक है। एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें यह आशंका थी कि इसमें हमास के लड़ाके हो सकते हैं और यहीं पर ही अटैक किया गया। और इजराइल लेबनान की जंग पर आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के अब तक 500 लड़ाके मारे गए। आईडीएफ के मेजर जनरल ओरी गार्डन ने दावा किया है जंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। और इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की ये जंग मिडिल ईस्ट में क्या विध्वंस कराएगी? आपको बताते हैं तारीखों के आधार पर 24 जुलाई इजरायली विमान लेबनान में बमबारी के लिए पहुंच गए और उसके बाद से ही युद्ध भड़क गया। 24 जुलाई की वो तारीख। उसके बाद 25 जुलाई हिजबुल्लाह का इजरायली फाइटर जेट गिराने का दावा सामने आया। हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के सरफेस टू एयर मिसाइल से विमान पर हमले हुए 24 जुलाई को और फिर 25 जुलाई को रात को फिर हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के विमान पर अटैक किया। यानी ये वार पलटवार होता रहा। फिर 26 जुलाई की तारीख आई
अब क्या होगा? इजराइल के मिसगांव में हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक और नेतन्याहू के यूएस से लौटते ही लेबनान से जंग की आशंका भी हो गई है। बिल्कुल, ये सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। जीजी द्विवेदी सर के पास मैं जाना चाहूंगा। द्विवेदी सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए ईरान में लीडरशिप बदल गई है, एक नया लीडर आया है, अब क्या उनका अप्रोच रहता है इस पूरी वॉर को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका में लीडरशिप बदलेगी नहीं बदलेगी, चुनाव तक ये भी क्लियर हो जाएगा। दोनों देशों में जो पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, मिडिल ईस्ट के इशू को बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लीडरशिप में बदलाव, नेतृत्व में बदलाव कैसे प्रभावित करने वाला है इस पूरे इलाके को, इस पूरे युद्ध की स्थिति को, आप कैसे देखेंगे इसे? देखो रवि, आपने ये बड़ा एक रोमांचक मुद्दा उठाया है। दोनों देशों में लीडरशिप बदल रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप चाहे बदले, पर देश की जो पॉलिसीज होती है वो नहीं बदलती है। वो काफी उनका एक रुख होता है, और रुख जो है लीडरशिप के साथ नहीं बदलता है। सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका का अपना मिडिल ईस्ट में अपनी दबदबा चाहते हैं, और उसका सबसे जो मजबूत एलाई है वो इजराइल है। तो इजराइल की कभी भी सपोर्ट वो कम नहीं करेंगे, बल्कि इजराइल के साथ सदैव खड़े होंगे। दूसरा है ईरान। ईरान को भी ये पता है कि वो अपना मिडिल ईस्ट में अपना बोलबाला बनाना चाहता है, और उसका जो विरोधी है वो है सऊदी अरेबिया। चाहे उनके ना समझौता हुआ है, पर उनकी जो खटपट है वो खत्म नहीं हुई है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट जो है बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसमें अमेरिका अपना दबदबा बनाएगा, और इजराइल उसका सबसे कारगर एलाई है। अभी जो हालात अभी बन रहे हैं वो हालात हैं कि प्रॉक्सी वॉर चल रही है। ईरान जो है, चाहे उसकी लीडरशिप बदल गई है, वो कभी भी डायरेक्टली इस वॉर में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आए तो उनका बहुत नुकसान होगा। सर, इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। जल्दी से हमारे साथ जो स्टूडियो गेस्ट है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर तिवारी सर आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई ये प्रॉक्सी वॉर है, या युद्ध यहाँ से भड़केगा, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा युद्ध? देखिए, युद्ध चल रहा है और युद्ध आगे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो आसार दिख रहे हैं, अमेरिका में चाहे कोई राष्ट्रपति बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये युद्ध बढ़ेगा। क्योंकि दोनों ही हालत पर, दोनों ही फ्रंट पर, खास करके मिडिल ईस्ट में देखें तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो अमेरिका का एक डेटरेंस था मिडिल ईस्ट में, वो खत्म हो गया है, और वो खत्म होने के बाद जो पावर इक्वेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। और इसीलिए हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ईरान सब तैयार बैठे हैं अब इजराइल और इजराइल के बहाने अमेरिका से लड़ने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो बात कह रहे हैं कि जो सिचुएशन बदली, जो इक्वेशन बदला, उसके अब सारे प्रभाव धीरे धीरे नजर आने लगे इस पूरे इलाके में, पूरे रीजन में। और देखिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में यूक्रेन जाएंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और पहली बार यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। ये अपने आप में पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली खबर है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी का अहम दौरा, इसके पहले रूस गए, और अब देखिए यूक्रेन विजिट को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो अगस्त में यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया में और खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप में जिस तरीके का तनाव है, प्रधानमंत्री लगातार इन दौरों में शांति की अपील करते आए हैं, तो यूक्रेन का यह विजिट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा क्यों अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में यूक्रेन जाएंगे, क्या युद्ध रुकवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी की पहली यूक्रेन यात्रा है, और लोकसभा चुनावों में जीत के बाद मोदी को ज़ेलेंस्की ने बधाई दी थी। ज़ेलेंस्की ने कीव की यात्रा के लिए मोदी को आमंत्रित किया था, इनवाइट किया। इटली में G7 बैठक में मोदी ज़ेलेंस्की मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई को रूस दौरे पर गए थे। मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोकने का समर्थन पहले ही रूस के सामने कर चुके हैं। मनीष, बहुत अहम दौरा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, ये रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, क्योंकि आज अगर इस वक्त देखें तो दोनों पक्षों के बीच में अकेले प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन पर दोनों पक्ष भरोसा करता है। 8-9 जुलाई को जब प्रधानमंत्री पुतिन से मिले थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में समाधान नहीं हो सकता है। उसके बाद अब अगस्त में कीव जाएंगे, ज़ेलेंस्की से मिलेंगे,
फिर लौट कर आएंगे, अक्टूबर में फिर ब्रिक्स में जाएंगे और वहां पर फिर राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बात चल रही है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रिगेडियर थापर, इसे कैसे देखते हैं आप? एक तरफ दुनिया के जितने बड़े देश हैं युद्ध की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, एक दूसरे को मिटाने की बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री एक पीस मैसेंजर बनकर वॉर जोन में जाते हैं, उन देशों में जाते हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट है, रूस और अब यूक्रेन। देखिए, पहले तो मैं इसको समझता हूं कि ये बैलेंसिंग एक्ट है। जब प्रधानमंत्री जी पुतिन से मिलने गए थे तो थोड़ा सा हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फ्लैग आया था अमेरिका में और लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि आप पुतिन से मिलने जा रहे हैं जबकि पुतिन वॉर क्रिमिनल है। तो ये ज़ेलेंस्की को मिलने जाना एक बैलेंसिंग एक्ट है, उनको बताने के लिए कि हम इस पक्ष के साथ भी हैं, दोनों के साथ बराबर हैं। और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है दोनों देशों मुल्कों पे। तो अगर थोड़ी सी बैकिंग मिलती है वेस्ट से तो मेरे हिसाब से मोदी जी एक मीडिएटर का रोल कर सकते हैं। बाकी आगे ये डिपेंड करता है कि कितना सपोर्ट मिले उन्हें और दोनों मुल्क कितना उसको करें, लेकिन उनमें क्षमता है कि वो दोनों की मीडिएशन करवा सकते हैं दोनों। बहुत बड़ी बात आपने कही। ओपी तिवारी सर, आप भी मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी मैसेजिंग उनकी जाएगी पूरी दुनिया में कि ये शांति का संदेश जाएगा, पहले एक वॉर जोन में फिर दूसरे वॉर जोन में? अब देखो, दोनों रूस और यूक्रेन दोनों ही परेशान हैं वॉर से। सबको एक रिस्पेक्टेबल विड्रॉल चाहिए कि जिस तरीके से हम उधार सकें। यूक्रेन परेशान है। यूक्रेन जब तक उसका पास सप्लाई आर्मामेंट का चलता रहा, यूक्रेन लड़ता रहा। अब यूक्रेन के पास कोई सप्लाई नहीं आ रहा, ना भविष्य में आने की उतनी उम्मीद है। तो यूक्रेन भी चाहता है कि मेरा एक रिस्पेक्टेबल विड्रॉल हो जाए, कि इस बहाना मिल जाए। इसमें एक तो क्रेडिबल, मतलब इंडिया की जो अभी स्टेटस है, प्रधानमंत्री का स्टेटस है, एक बहुत क्रेडिबल है और इनका मीडिएशन बहुत ही इफेक्टिव होगा। जो दोनों देश चाहते हैं, ये इसमें उस तरीके का थोड़ा झुकाव है और इंडिया की जो मध्यस्थता है इसकी माध्यम से इंडिया की, तो ये काफी पॉजिटिव हो सकता है। मैं इस पर काफी और सबसे बड़ी बात यह है सर कि इस युद्ध की वजह से दुनिया के तमाम बड़े देश गुटों में बटे हैं, कैंप्स में बटे हैं। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जिसकी सब सुनते हैं और भारत की रीच सभी गुटों या सभी कैंपों तक है। ये भारत का मौजूदा स्टेटस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और दुनिया के उन देशों को जो इस वक्त वॉर में इन्वॉल्व है उनके लिए भी उम्मीद जगाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।